परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पेन और कॉपी लेकर बैठिए, आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है आज का, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? भारत के मैनचेस्टर की यदि बात करेंगे तो आंसर होगा आपका अहमदाबाद। यदि बात करते हैं कोयम्बटूर की, तो कोयम्बटूर क्या होगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? कोयम्बटूर होगा। यदि बात करेंगे उत्तर भारत के मैनचेस्टर की, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कानपुर को। बात करते हैं ओसाका की, तो ओसाका क्या है प्यारे बच्चों? यह है जापान का मैनचेस्टर। तो इसे क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर। ये जापान की एक सिटी है जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यदि बात करते हैं अहमदाबाद की, तो ये क्या होगा? भारत का मैनचेस्टर होगा। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है प्यारे बच्चों? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ बहती है? आपकी गुजरात के बाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा समिति की यदि हम बात करते हैं, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होगी 22। यदि इनका विभाजन करते हैं, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्यों में से 15 सदस्य होंगे आपके लोकसभा के। 15 सदस्य कहाँ से होंगे इसमें? लोकसभा के। और 7 सदस्य कहाँ से होंगे? राज्यसभा के होंगे। तो इन 22 सदस्यों में अगर लोक लेखा समिति की बात करते हैं, तो इनमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। यदि बात करते हैं प्राक्कलन समिति, एक दूसरी समिति है जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो ये होगी आपकी 30। यदि प्राक्कलन समिति की हम बात करते हैं तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? एशिया की सबसे लंबी नदी होगी बच्चों यांगटीसी। यदि हम बात करते हैं गंगा की, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी होगी। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा भागीरथी के नाम से निकलेगी आपके। गंगा भागीरथी के नाम से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और जिस स्थान से निकलती है ग्लेशियर के, उसे क्या बोल दिया जाता है? गोमुख। क्योंकि वो स्थान जहाँ से भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, उसका आकार गाय के मुख के समान है, इसलिए उसे गोमुख कह दिया जाता है। तो सपोज कीजिए गोमुख यहाँ है और गोमुख से नदी निकलती है भागीरथी, और इधर से एक नदी आकर मिलती है इसमें अलकनंदा। और जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो यहाँ आपका देवप्रयाग बनता है और यहीं पर आपका बद्रीनाथ धाम बनता है। और ये दोनों नदियाँ जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तब संयुक्त धारा गंगा के नाम से आगे बहती है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी होगी। यदि बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? गोदावरी होगी। बात करते हैं महावेली गंगा की, तो महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की। तो महावेली गंगा किस देश में बहती है? श्रीलंका में। बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी को वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन यदि बात करें दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा है तो गोदावरी है। यदि बात करते हैं दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा कौन सी होगी?
कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी होगी और दक्षिण भारत की गंगा की संज्ञा किसे दी जाती है? गोदावरी को। दक्षिणी गंगा की बात करेंगे तो इसकी संज्ञा भी किसे दी जाती है? गोदावरी को। बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा की बात करेंगे तो वह संज्ञा भी किसे दी जाती है? गोदावरी को, क्योंकि ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे वर्ष भर लगभग हरी भरी रहती है, यानी कि इसमें जल चलता रहता है। सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त नदी है। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो अधिकांश इसी जल की सिंचाई पर निर्भर करते हैं, जबकि दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ गर्मी ऋतु अधिक होती है, जिस कारण से वहाँ की नदियाँ सूख जाती हैं। लेकिन गोदावरी नदी पूरे वर्ष भर जल से हरी भरी रहती है, इसी कारण से इसे गंगा के समान माना गया है, गंगा तुल्य माना गया है दक्षिण भारत में। यदि बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम एक आपके लिए लेकर आए हैं बीच में, प्रमुख आयोग व कमीशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख आयोग और कमीशन। मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो आइए लिखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आयोग, साथ ही साथ लिखते चलें, सभी को नोट करते चलें। सरकारिया आयोग व पुंछी आयोग। तो सरकारिया आयोग व पुंछी आयोग का संबंध किससे होगा प्यारे बच्चों? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से ये संबंधित होंगे। केंद्र और राज्यों के संबंध के विषय में सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने अपने मत दिए थे। यदि हम बात करते हैं नरसिम्हन समिति की, तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे होगा? बैंकिंग सुधार से होगा। बैंकिंग सुधार, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी समिति का नाम आता है? आपका नरसिम्हन समिति। यदि बात करते हैं चलैया समिति, तो चलैया समिति का संबंध किससे है? टैक्स से है, कर। बात करते हैं स्वामीनाथन समिति, तो स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे होगा प्यारे बच्चों? एमएसपी। एमएसपी न्यूनतम समर्थक मूल्य, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? जब कभी भी किसानों के पास, किसान कोई फसल बोते हैं और किसान फसल बोने के बाद सरकार क्या करती है? फसल, जैसे किसान ने फसल बोई तो उसकी फसल बोने से पहले एक फसल का मूल्य निर्धारित कर देती है, फसल को बोने से पहले ही, कि यदि किसानों के पास ये फसल आवश्यकता से अधिक होती है तो वो मंडी में या एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन की अलग संस्थाएं हैं और संस्थाएं हैं, उनमें इस मूल्य पर सरकार इनको खरीद लेगी। और यही मुद्दा आपका इस समय पर बहुत चल रहा है, तो ध्यान रखेंगे। एमएसपी से संबंधित समिति आयोग कौन सा होगा? स्वामीनाथन समिति। यदि बात करते हैं विजय केलकर समिति की, तो विजय केलकर समिति का संबंध प्यारे बच्चों किससे होगा? तो विजय केलकर समिति का संबंध होगा जीएसटी से। यदि बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति, 3 समितियां हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति। तो तीनों समितियों का संबंध किससे होगा? गरीबी संख्या के सही आंकड़े देने के विषय में, यानी कि इंटरनेट पर जो गरीबी रेखा के सही आंकड़े दिए गए हैं उसमें इन 3 समितियों का अपना बहुत इम्पोर्टेंस है, इनका एक अपना रोल है। यानी कि वर्तमान में जो गरीबी संख्या के आंकड़े हैं वो इन समितियों के आधार पर दिए गए हैं। बात करते हैं मल्होत्रा समिति की, तो मल्होत्रा समिति का संबंध किससे होगा बच्चों? बीमा सुधार से। बीमा सुधार से, बीमा सुधार से। बात करेंगे विवेक देबरॉय समिति की, तो विवेक देबरॉय समिति का संबंध किससे है? रेल बजट से और आम बजट से। रेल बजट और आम बजट से। रेल बजट और आम बजट। रेल बजट और आम बजट। पहली बार रेल बजट कब पारित किया गया था? 1924 में। अगर बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में पहली बार कब या किस सरकार ने रेल बजट और आम बजट को एक साथ मिलाकर पास किया है, तो 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया था, जिसका विचार दिया था श्री अरुण जेटली जी ने। इसके बाद बात करते हैं टी.एम. सुब्रमण्यम समिति की, तो टी.एम. सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे होगा? जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, नई शिक्षा नीति 2020 जो आई थी वो किस आयोग से संबंधित थी? तो टी.एम. सुब्रमण्यम समिति। लेकिन अगर बात करते हैं कि शिक्षा नीति की अध्यक्षता किसने की, किसकी अध्यक्षता में ये कार्य हुआ था शिक्षा नीति का, तो के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन
के कस्तूरी रंगन, और के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक काम हो रहा था, और एक और समिति के कस्तूरी रंगन समिति। तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में काम हुआ, के कस्तूरी रंगन समिति भी थी, और साथ ही साथ टीएम सुब्रमण्यम समिति ने इसे पहले पारित किया था, इस पर विचार किया था। तो दोनों की दोनों समितियां किससे संबंधित होंगी? आपकी नई शिक्षा नीति से। सभी इंपॉर्टेंट आयोग और कमीशन आपको बता दिए गए हैं, सभी आप नोट करके चलेंगे और साथ ही साथ इनको याद करते चलेंगे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो घास के मैदानों से आपका विश्व के भूगोल से यहाँ एक क्वेश्चन मोस्टली पूछ ले आता है। तो आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इनको देखते हैं। तो पंपास घास के मैदान कहाँ होते हैं प्यारे बच्चों? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? पंपास। यदि बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो आपका सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल, यहाँ घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना। यहाँ घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। अफ्रीका का दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिण अफ्रीका में आपके शीत घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं। ये मैदान कैसे होंगे? शीतोष्ण। किस मरुस्थल में होते हैं? कालाहारी मरुस्थल। यहाँ कालाहारी मरुस्थल में आपका शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वेल्ड। तो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? वेल्ड कहते हैं। एशिया व यूरोप की बात करते हैं, तो एशिया और यूरोप में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? स्टेपीज। तो प्यारे बच्चों एशिया और यूरोप में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? एशिया और यूरोप में घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपीज। यदि बात करते हैं प्रेयरी, प्रेयरी, तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ होते हैं? आपके यूएसए और कनाडा में। यूएसए और कनाडा में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? प्रेयरी। यूएसए और कनाडा में घास के मैदानों को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? प्रेयरी। तो प्रेयरी घास के मैदान यूएसए और कनाडा में। यदि बात करते हैं डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ होते हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया में। यदि बात करते हैं भारत की, तो भारत में उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है, बुग्याल या पयार। इन्हीं घास के मैदानों की यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग के नाम से जाना जाता है। तो गुलमर्ग, गुलमर्ग जो है आपका वो घास के मैदान है। गुलमर्ग जो स्थान है वो इन घास के मैदानों के नाम से ही वर्ड प्रसिद्ध हुआ है, गुलमर्ग। यदि बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ प्यारे बच्चों? आग के आविष्कार की यदि बात करते हैं, जिस समय धरती पर मानव ने थोड़ा थोड़ा विकास करना शुरू कर दिया था, शिकार करने के लिए उन्होंने क्या किया? पत्थरों के हथियार बनाए, और जब उन हथियारों को फेंकते थे और वो किसी दूसरे पत्थर से जाकर टकराते थे, तो उससे क्या होता था? अग्नि उत्पन्न होती थी। तो इस तरह से आग का आविष्कार हुआ कब? पुरा पाषाण काल में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आग का प्रयोग करना कब शुरू किया मानव ने, तो मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू किया था नव पाषाण काल में। लेकिन आविष्कार कब हुआ? तो आविष्कार की यदि बात करते हैं तो पुरा पाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ था, और प्रयोग होना कब शुरू हुआ? नव पाषाण काल में। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नव पाषाण काल में ही और क्या क्या काम हुए थे, तो नव पाषाण काल में आपके आग का ज्ञान हो गया था, और पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार भी बच्चों कब हुआ? पहिए का आविष्कार भी कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ। और इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन के रूप में यहाँ लोग खेल खेलने लगे थे, और किस प्रकार के खेल खेलते थे? वो शिकार करते थे। तो मनोरंजन के लिए शिकार करना शुरू कर दिया था कब? नवपाषाण काल में। यदि बात करते हैं हम पुरा पाषाण काल की, तो पुरा पाषाण काल में जीविका का आधार क्या था? जीविका का आधार था शिकार, पशुओं को मारकर खाया जाता था, पूर्णतः लोग मांस पर निर्भर होते थे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में एक चीज़ क्या प्रचलित हुई? मध्य पाषाण काल में आकर शवों को दफनाया और जलाया जाने लगा था। तो शवों को दफनाने जलाने की प्रथा, यानी कि शवों का दाह संस्कार करने की
दाह संस्कार करने का सिस्टम जो प्रणाली शुरू हुई वो कहाँ से हुई थी? आपकी मध्य पाषाण काल से। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो भारत में सड़क मार्ग की लंबाई, भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है प्यारे बच्चों? तो महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पर कौन होगा बच्चों? महाराष्ट्र होगा। यदि हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो आइए उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों उड़ीसा है। सबसे अधिक कच्ची सड़कें कहाँ पर हैं भारत में? उड़ीसा में है। यदि बात करते हैं केरल की, तो केरल के कोच्चि में निजी क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल के कोच्चि में निजी क्षेत्र का पहला, निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बनाया गया है। निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बनाया गया है बच्चों। कहाँ पर? तो भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? केरल में। यदि बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और यहीं से एक करंट का क्वेश्चन बनता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि को, इनकी पुण्य तिथि को किस रूप में मनाया जाने लगा? तो समर्पण दिवस के रूप में, इनकी पुण्य तिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगर बात करते हैं कांडला बंदरगाह की, तो ये भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और इनकी पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया गया? 2021 में और 20 में समर्पण दिवस के रूप में। इसके बाद यदि बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो प्यारे बच्चों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा होगा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जितने भी बैंकों के नाम ऐसे हैं जिनके लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आया है, आपको पहले भी बताया गया सभी का मुख्यालय कहाँ पर होता है? जिसके लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आया है सबका मुख्यालय कहाँ होगा प्यारे बच्चों? तो ये होगा आपका मुंबई में। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा हुआ? तो SBI हुआ। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। यदि बात करते हैं PNB की, तो PNB पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था, पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक। तो PNB क्या था? भारत का पहला पूर्ण रूप से पूर्णतः भारतीय बैंक था। यदि बात करते हैं RBI की, तो RBI की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो RBI की स्थापना हुई 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यदि बात करते हैं इसके राष्ट्रीयकरण की, तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और कब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उनका विलय किया गया था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, विलय नहीं किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 में। तो 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसके बाद यदि बात करते हैं इनकम बैंक ऑफ रशिया, तो भारत में पहला रूसी बैंक, भारत में पहला रूसी बैंक कौन सा था? रूस का पहला बैंक जिसकी शाखा भारत में खुली थी, तो प्यारे बच्चों वो कौन सा था? इनकम बैंक ऑफ रशिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हम साइंस से कुछ लेकर आए हैं और सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, पहला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्या कहता है कि जर्मन सिल्वर किस किस धातु से मिलकर बनती है? तो प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन की हर किसी एग्ज़ाम के लिए। यदि बात करते हैं जर्मन सिल्वर की, तो जर्मन सिल्वर में 3 धातुएं मिलती हैं, तांबा, जस्ता और निकेल। तो तांबा, जस्ता और निकेल तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपके जर्मन सिल्वर बनाते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस धातु में सिल्वर के कण नहीं होते? निम्न में से किस धातु में सिल्वर के अंश नहीं पाए जाते? या जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन नहीं पाया जाता? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ ले जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपका पूछ ले जाता है कि निम्न में से
या जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, और उसमें ऑप्शन में सिल्वर भी रखा हुआ होता है। तो ध्यान रखेंगे जर्मन सिल्वर को बनाने में सिल्वर का यूज नहीं होता है, बल्कि किन किन धातुओं को यूज होगा, तांबा, जस्ता और निकल। बात करते हैं तांबे और जस्ते की, तो तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, 80 और 20 के अनुपात में पीतल। यदि बात करते हैं तांबा और टिन की, तो तांबा और टिन मिलकर क्या बनाएंगे, कांसा। और कांस्य धातु की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो कांस्य धातु की खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। कांस्य धातु की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, या सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कांस्य धातु की खोज की थी। कैसे कांस्य धातु बनाया था, तांबा और टिन को एक साथ मिलाकर, क्योंकि तांबा और टिन का तो पहले से ही ज्ञान था, लेकिन उन्होंने एक नई धातु बना ली थी, कांसा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तांबा और एल्युमिनियम की, तो तांबा और एल्युमिनियम मिलकर क्या बनाते हैं, रोल्ड गोल्ड। एक नई धातु बनाते हैं, रोल्ड गोल्ड। तो रोल्ड गोल्ड जो है आपका, ये धातु किसको मिलकर बनाई जाती है, तांबा और एल्युमिनियम को। यदि बात करते हैं जर्मन सिल्वर की, तो इसमें किस किस चीज़ का मिश्रण होगा, तांबा, जस्ता और निकल। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप साथ ही साथ उनको नोट करते चलेंगे, सभी को नोट करते चलेंगे, सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। यदि बात करते हैं तांबा, जस्ता और टिन की, तांबा, जस्ता और टिन। तांबा, जस्ता और टिन तीनों धातुएं मिलकर क्या बनाती हैं, गन मेटल बनाती हैं। तांबा, जस्ता और टिन मिलकर एक नई धातु बनाती हैं, कौन सी, गन मेटल। यदि बात करते हैं आपकी सीसा और टिन, तो सीसा और टिन मिलकर क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, सीसा और टिन धातु मिलकर क्या बनाते हैं, रांगा, जिसे बोलते हैं टांका, जो आपका शोल्डर है। शोल्डर, तारों में जो वायरिंग होती है, वायर में जॉइंट लगाने वाला जो मैटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टांका या रांगा। किससे मिलकर बनता है आपका, सीसा और टिन से। इसके बाद बात करते हैं यदि लोहा, क्रोमियम और निकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोहा, क्रोमियम और निकल तीनों चीज मिलकर क्या बनाएंगे आपका, तो जब ये तीनों मिलते हैं तब क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। लोहा, क्रोमियम और निकल, लोहा, क्रोमियम और निकल, लोहा, क्रोमियम और निकल। जब ये तीनों धातुएं मिलती हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील किस किस चीज़ को मिलाकर बनाई जाती है, लोहा, क्रोमियम और निकल को। इसके बाद बात करते हैं तांबा और निकल की, तो तांबा और निकल मिलकर क्या बनाते हैं, एक नई धातु बनाते हैं, जिसका नाम क्या होगा, सिक्का धातु, जिससे सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्का धातु। तो प्यारे बच्चों, भारत में सिक्के ढालने का काम किसका है, तो भारत में सिक्के कौन ढालती है, भारत सरकार। सिक्के कौन ढालती है, भारत सरकार। लेकिन यदि बात करेंगे नोट छापने की, तो नोट कौन छापता है, आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि बात करते हैं 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, जबकि अन्य सभी नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे, आरबीआई के गवर्नर के, आरबीआई के राज्यपाल के। लेकिन 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के। कई बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछ लिया गया है। और जो आपकी धातुएं होती, धातु सिक्का होते हैं, किसको मिलाकर बने जाते हैं, तांबा और निकल को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें पूरे का पूरा राष्ट्रपति आज हम कवर कर लेंगे। और कुछ पॉइंट हम राष्ट्रपति के विषय में पहले भी पढ़ चुके थे, और साथ ही साथ बार बार यही कहूँगा प्यारे बच्चों कि आप सभी पॉइंट को, सभी क्वेश्चंस को साथ साथ नोट करके चलते रहें। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता प्यारे बच्चों कहाँ है, आर्टिकल 58 में। यदि बात करते हैं आर्टिकल 55 की, तो आर्टिकल 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी प्रणाली का यूज किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसका प्रयोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में होगा। कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 55 में कहा गया। यदि बात करते हैं आर्टिकल 53 की, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति,
कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी प्यारे बच्चों? कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति में। और भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। कहाँ कहा गया? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 के तहत देश का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है, इसमें 11 जोड़ देंगे 63, इसमें क्या हो गया? आपके उपराष्ट्रपति हो गए। 63 में फिर से 11 जोड़ दो, आपका 74, इसमें क्या होगा? आपके प्रधानमंत्री हो गए। कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कहाँ कहा गया? आर्टिकल 74 में। लेकिन मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, या फिर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। कहाँ कहा गया है? संविधान के आर्टिकल 75 में। यदि आर्टिकल 78 की बात करते हैं तो आर्टिकल 78 में क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के दायित्व, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री देश के अंदर जितने भी कानून लागू कर रहे हैं, जितने भी नियम कानून बना रहे हैं, उन सभी का राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को क्या करना होता है? विवरण देना होता है। यदि बात करते हैं आर्टिकल 61 की, तो आर्टिकल 61 में क्या होगा प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग की बात किसमें हो रही है? आर्टिकल 61 में। यदि बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं, और इसकी तुलना अगर हम करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से, तो राष्ट्रपति के चुनाव में पहले ध्यान देंगे कौन कौन भाग लेंगे। एक तो आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन यदि बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की, जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है, तो यहाँ केवल और केवल राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति को हटाने के लिए कार्यरत होती है, और उसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाया जाए तो मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य मिलकर वोट करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए, लेकिन चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। यदि बात करते हैं आर्टिकल 72 की, तो आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। यदि बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की, तो वित्तीय शक्तियों में क्या है कि राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति देश के लिए धन ले सकते हैं। यदि बात करते हैं राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियों की, तो आपातकालीन उपबंध 3 आर्टिकल में आपका आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आपातकाल ये 352 का यूज कब करते हैं? जब कभी भी सशस्त्र सेनाएं आपस में भिड़ जाएं, सैनिक विद्रोह हो जाए, या फिर आपका देश में कोई दूसरा देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, तो इस स्थिति में क्या होगा? आपका राष्ट्रपति शासन आपका 356 में होगा। 356 में क्या होगा कि जब कभी भी राज्य की सरकार गिर जाए, और राज्य की सरकार दो तरह से गिरेगी। एक तो जब राज्य की सरकार केंद्र के कानूनों को, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए उनको मानने में, उनको अपने राज्य में लागू करने में विफल हो जाए। तो जब कभी भी केंद्र सरकार के कानूनों को लागू करने में राज्य सरकार विफल होती है, और केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भंग कर देते हैं, तो आर्टिकल 365 के तहत राज्य में आपातकाल लगता है। ध्यान रखेंगे, उसमें 356 नहीं होगा, 365 होगा। लेकिन 356 कब लगता है? जब किसी राज्य की सरकार गिर जाती है। किसी राज्य की सरकार गिर गई, उसके जो पार्टी, जिस पार्टी की सत्ता है, उसके एमएलए छोड़ के चले गए, विधायक भाग गए पार्टी छोड़ के, उसके बाद सरकार गिर जाती है या किसी अन्य कारण से, तो क्या होगा? या फिर राज्य सरकार जो है, जो राज्य सरकार है, वो संविधान का उल्लंघन कर दे, यानी कि संविधान के नियमों को पालन करने में असफल हो जाए, तब भी आर्टिकल 356 के तहत राज्य में क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आर्टिकल 365 के तहत, आर्टिकल 365 कब यूज होगा? जब किसी राज्य की सरकार केंद्र के कानूनों में मानने में विफल हो जाए और उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे, तो कौन से आर्टिकल तहत? 365। यदि बात करेंगे आर्टिकल 360 की, तो आर्टिकल 360 क्या कहता है कि देश में वित्तीय आपातकाल, यदि सरकारी कोष खत्म हो जाए, देश के पास पैसा ना बचे, देश बिल्कुल गरीबी की स्थिति में आ जाए, सरकारी कोष खाली हो जाए, उस समय क्या होगा? देश में वित्तीय संकट आ जाएगा। और वित्तीय संकट के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन से आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 360। और आर्टिकल की घोषणा करते कौन है?
राष्ट्रपति, जबकि उसको वास्तविक रूप से देश में लागू करने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। प्यारे बच्चों, कभी इंदिरा गांधी राष्ट्रपति नहीं बनी, लेकिन यही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, क्योंकि वास्तव में देश में आपातकाल के नियम लागू करने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का। जबकि आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यदि वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो इसकी अवधि 2 माह से न्यूनतम नहीं हो सकती। राष्ट्रपति आर्टिकल 360 को 2 माह से कम समय के लिए घोषित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यदि बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सड़क पुल कहाँ है प्यारे बच्चों? सबसे बड़े सड़क पुल की यदि हम बात करते हैं तो यह भी आपका 2018 में बना था, असम और अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी किसकी सहायक नदी है प्यारे बच्चों? सबसे पहले लोहित की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी, और ये आपकी दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद इसमें दिबांग और लोहित मिलने के बाद जब नदी असम पहुंचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी जिस समय तिब्बत में बहती है उस समय इसका नाम क्या होता है? यारलुंग या सांगपो। यारलुंग या सांगपो के नाम से तिब्बत में इसे जाना जाता है प्यारे बच्चों। इसके बाद यदि बात करते हैं कि सबसे बड़े पुल की, तो सबसे बड़ा पुल कहाँ है आपका? असम और अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका। और इसी का दूसरा नाम क्या है? ढोला सतिया पुल। तो किस नदी पर है? लोहित नदी पर। किस राज्य में? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। यदि बात करते हैं सोनपुर की, तो सोनपुर कहाँ पर है प्यारे बच्चों? बिहार में। और यहाँ क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपकी भारत की सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दोनों ही पॉइंट है आपके। कहाँ पर है? वो कौन सी झील है? वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ी सुरंग देश की पीर पंजाल होती थी पहले, अब क्या है? चेनानी नासरी। अब पीर पंजाल दूसरे नंबर की सुरंग है भारत में सबसे बड़ी। अब कौन सी होगी सबसे पहली सुरंग? सबसे लंबी सुरंग देश की चेनानी नासरी कहाँ पर है? आपकी जम्मू कश्मीर में है। और इसके बाद यदि बात करते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील कहाँ पर है? आपकी जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं बीजापुर की, तो बीजापुर में क्या है प्यारे बच्चों? गोल गुंबज। किसने बनवाया था? बीजापुर का शासक था आदिल शाही ने क्या किया था? बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण कराया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका होगा नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? नई दिल्ली में। यदि बात करते हैं कोयम्बटूर की, तो कोयम्बटूर में क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा प्यारे बच्चों? कोयम्बटूर में। बात करते हैं राजमुंदरी की, तो राजमुंदरी कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में। यहाँ क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों? तो ये होगा राजमुंदरी, हैदराबाद में। बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में क्या है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो ये भी आपका कहाँ है? कानपुर में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो प्यारे बच्चों कजरी, रासलीला, झोड़ा, ये तीनों ही लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये लोक नृत्य आपके संबंध रखते हैं उत्तराखंड से। लेकिन जैता किस राज्य से संबंधित है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश। नौटंकी, छपरा, जैता, छपरा, जद्दा, चाचरी, ये सभी किस राज्य के लोक नृत्य हैं प्यारे बच्चों? तो ये होंगे आपके उत्तर प्रदेश के। यदि हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है चित्तरंजन दास।
तो चित्तरंजन दास को क्या उपाधि दी गई है? चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? देश बंधु। तो देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु हैं आपके चित्तरंजन दास। यदि बात करते हैं बंग बंधु, तो बंग बंधु कौन होंगे? शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान कौन है? बांग्लादेश के संस्थापक हैं प्यारे बच्चों, बांग्लादेश के संस्थापक हैं कौन? शेख मुजीबुर रहमान। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कौन है? शेख मुजीबुर रहमान हैं। यदि बात करते हैं CF एंड्रूज की, तो CF एंड्रूज कौन है? दीन बंधु हैं। CF एंड्रूज को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? दीन बंधु कहा जाता है। इसके बाद यदि बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। लोकनायक, लोकनायक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? जयप्रकाश नारायण को। बात करते हैं सर्वोदय योजना की, तो सर्वोदय योजना का संबंध भी किससे था? जयप्रकाश नारायण से था, सर्वोदय योजना। और सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है आपका प्यारे बच्चों? 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं और आपका सर्वोदय दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस, कैंसर, तो कैंसर में क्या होती है? चीर फाड़। तो चीर यानी कि 4, कौन सी डेट को हुआ? 4 फरवरी। तो कैंसर में क्या होता है? चीर फाड़ होती है यानी कि 4। तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। यदि बात करते हैं 21 फरवरी की, तो 21 फरवरी को क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय, 21 फरवरी को क्या होगा प्यारे बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है आपका? 21 फरवरी को। यदि बात करते हैं 28 फरवरी को क्या होगा प्यारे बच्चों? विज्ञान दिवस होगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपका? 28 फरवरी को। और एक नारा पहले दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, जय जवान जय किसान। उसी में एक और वर्ड विज्ञान नाम से क्या जोड़ दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बात करते हैं 3 मार्च की, तो 3 मार्च को क्या होगा प्यारे बच्चों? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 3 मार्च। इसके बाद यदि हम बात करते हैं 24 फरवरी, और एक पॉइंट हमारे पास है 26 जनवरी। अगर हम 24 फरवरी की बात करते हैं, तो 24 फरवरी को प्यारे बच्चों क्या मनाया जाता है? केंद्रीय, 24 फरवरी को मनाएंगे केंद्रीय सीमा उत्पाद शुल्क दिवस। लेकिन यदि बात करते हैं 26 जनवरी की, 24 फरवरी था, और बात करते हैं 26 जनवरी की, तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब होगा प्यारे बच्चों? 24 फरवरी को। इसके बाद यदि बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने रखी थी? तो प्यारे बच्चों कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? और पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए। आपको भी कुतुब मीनार की नींव तो नहीं रखनी, लेकिन एक पेपर तो आपको पास करना है, उसके लिए आप पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, जिसके लिए रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने रखी थी प्यारे बच्चों? तो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। यदि बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसी को लाख वक्ष की उपाधि भी दी गई थी। लाख वक्ष की उपाधि किसे दी गई थी प्यारे बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और इसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसी ने क्या किया था? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करा रहा था ये? तो उस व्यक्ति का नाम था, सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार
काकी। तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसने क्या कराया था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसको बाद में पूरा किसने कराया प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश ने। यदि बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था, सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली या व्यवस्था किसने शुरू की थी प्यारे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था प्यारे बच्चों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी प्यारे बच्चों, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी प्यारे बच्चों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद यदि बात करते हैं इसके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम था अली या फिर गुरशास्प, अली या गुरशास्प, ये इसके बचपन का नाम था। इसके बाद बात करते हैं रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान भारत की पहली, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी, भारत की पहली महिला शासिका। या फिर यहीं पर पूछ ले भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, तो भी किसका नाम होगा प्यारे बच्चों, तो भी किसका नाम आएगा, रजिया सुल्तान का। अब रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था, भटिंडा का सरदार था, भटिंडा पंजाब का सरदार था, अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ था। और बाद में क्या हुआ, बाद में होना ही क्या था, रजिया फंस गई गुंडों में, और गुंडों ने यानी कि डकैतों ने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की, तो सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी प्यारे बच्चों, लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, सहायक संधि की शुरुआत की थी भारत में, लेकिन जो इंदौर के होलकर थे उन्होंने इसकी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो इंदौर के होलकरों ने इसकी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि की पत्ती किसने शुरू की, लॉर्ड वेलेजली ने, और इंदौर के होलकरों ने इसकी संधि को स्वीकार नहीं किया था। बात करते हैं कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम आपकी नागरिक सेवा का जनक इसे कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक, सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो ये कहा जाता है आपका कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक। स्थानीय प्रशासन का या स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बात करते हैं चार्ल्स मैटकोफ की, तो चार्ल्स मैटकोफ ने क्या किया था प्यारे बच्चों, चार्ल्स मैटकोफ ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था 1799 में, जिसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। यदि बात करते हैं पहले मैसूर युद्ध की, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो इसमें भारत की ओर से कौन सा शासक इसमें था, तो भारत की ओर से टीपू का पिता था हैदर अली। ये पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में इसने हिस्सा लिया, और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसी में बीच में एंट्री कर जाते हैं टीपू सुल्तान। और तीसरे युद्ध में किसने, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसने लड़ा प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान ने लड़ा। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और आपका मैसूर पर अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो गया। इसके बाद यदि आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की अगर हम बात करते हैं, तो लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, कब, 1872 में। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुई। लेकिन भारत में नियमित जनगणना कब से होनी शुरू हुई प्यारे बच्चों, तो 1881 से। और 1881 के बाद अब तक प्रत्येक 10 वर्षों में क्या होती चली आ रही है, जनगणना होती चली आ रही है। और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में ये जनगणना हुई थी। इसके बाद यदि बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो आने वाली सीरीज है जल्द ही आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं जल्द नई सीरीज के साथ, और लगातार तैयारी करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कहते हैं कि बुझी समा भी जल सकती है, कहते हैं बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस यूं ना बदल अपने इरादे, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो जय हिंद, जय भारत।